ओके, स्टार्ट करते हैं इथिक्स पेपर 4 यूपीएससी का। और उसमें हम लोग पहले स्टार्टिंग से समझेंगे भाई कि इस पेपर की क्वालिटी कैसी है, कितना टाइम पीरियड मिलता है, कितने मार्क्स का होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर इसमें हमें पूरा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका आज हम एक ओवरव्यू देंगे इसका। ठीक है, एथिक्स की जब बात करते हैं तो एथिक्स पेपर 4 है। ये है हमारा पेपर 4। पेपर 4 में इसका पूरा नाम क्या होता है? एथिक्स एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। ये सारी चीज अपने आप में एक एक टॉपिक है। जैसे एथिक्स अपने आप में एक टॉपिक है, एप्टीट्यूड अपने आप में एक टॉपिक है, इंटीग्रिटी अपने आप में एक टॉपिक है ना। इनको हमें डीप से पढ़ना है। इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, समझेंगे हम। देखो, ये टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है एज यूजुअल। जैसे हमारे जीएस 1, 2, 3 होते हैं, वैसे ही 250 मार्क्स का भी पेपर होता है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 12 प्रश्न, 12 क्वेश्चन 12 दिए जाते हैं। और इन 12 में से सारे के सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और ये जो पेपर होता है ये 2 भाग में डिवाइड रहता है। जैसे सेक्शन ए जिसमें पहले 6 क्वेश्चन रहेंगे, और फिर आएगा सेक्शन बी जिसमें रिमेनिंग 6 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, सेक्शन ए में क्या रहता है? तो सेक्शन ए में सारा थियोरेटिकल पार्ट रहता है। थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है, सारा थियोरेटिकल। और सेक्शन बी में रहता है केस स्टडी। समझ में? सेक्शन बी में क्या रहता है? केस स्टडी। अब ये थियोरेटिकल पार्ट क्या है, केस स्टडी क्या है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जैसे हम देखेंगे यहाँ पर समझते हैं। जैसे देखो, ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रिकॉन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक। मतलब ये सारा का सारा एक हम पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो इसमें हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेंगी। हमें उन टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना रहेगा, उनके बारे में लिखना रहेगा, और ये जो सेक्शन पूरा का पूरा कहेगा उससे अपने कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे। जैसे इसमें जो कह रहा है विजडम, विजडम अपने आप में एक टर्म है, उसका कुछ न कुछ डेफिनेशन होगा, कोई न कोई उसका एग्जाम्पल होगा। हम कैसे समझेंगे विजडम क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि भाई ये जो ऑफिसर के बारे में अगर बात कही जाती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना रहेगा, उसके बारे में हमें लिखना रहेगा। ठीक है, फिर जस्टिस क्या होता है, जस्टिस के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें लिखना रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, कैसे किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी क्या क्या जो कोर वैल्यूज होते हैं उसके बारे में हमें समझना रहेगा। ये सब कैसे समझ पाएंगे? जब हमारा थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट रहेगा। और जैसे ही थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा उसके बाद हम समझ पाएंगे कि भाई जो केस स्टडी है उसे कैसे सॉल्व करना है। केस स्टडी कुछ ज्यादा होता नहीं, जैसे कि कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा और उसी सिचुएशंस में क्या प्रॉब्लम्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनके प्रॉपर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो देना, यही केस स्टडी होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर हम और बात करें, दूसरा क्वेश्चन 1 में ही 2 दिया है, ए और बी। ए में क्या था हमने देख लिया, विजडम, ब्यूरोक्रेसी, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही बी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ दिया है मोरल क्वालिटीज। तो क्वालिटी क्या होती है, इम्पैथी, इम्पैथी क्या होता है, कंपैशन, कंपैशन क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होगा। जब तक ये सब कंप्लीट नहीं होगा हम एथिक्स में कुछ भी चीज समझ नहीं सकते। और हर एक चीज, जितने भी वर्डिंग्स है ना, बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम इथिक्स या इथिकल इस वर्ड का हिंदी में मीनिंग ढूंढेंगे तो हमें देखने को मिलेगा नैतिकता। समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे इथिकल, ठीक है। अब इस इथिकल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नैतिक। अब यही इथिकल
का मतलब मोरल, मतलब कि नैतिकता का मतलब मोरल भी होता है। मोरालिटी कहते हैं ना, ये इंसान कैसा है, बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं है इसके अंदर, है ना। तो मोरालिटी का मतलब ही नैतिकता है। तो एक बात याद रखना कि जब भी कभी दो वर्ड दिए हों और उनका मतलब अगर एक ही हो, दो वर्ड अलग अलग हो लेकिन उनका मतलब एक ही हो, तो कभी भी वो वर्ड ना परफेक्टली सिनोनिम्स नहीं होंगे। परफेक्टली सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि एक ही वर्ड है, हाँ समानार्थी एक ही वर्ड है और उसका मीनिंग भी एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर दो वर्ड दिए हैं तो कहीं न कहीं स्लाइटली माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा ही। या तो हम उन्हें अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं वहां पर, जैसे कि जब मैं इथिकल की बात करूं, इथिकल, तो हम अगर रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ते पर हमने देखा कि कोई जानवर है और वो जानवर बहुत ही प्यास के मारे तड़प रहा है, ठीक है, हमारे पास पानी है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम उसे, अगर कोई इंसान के अंदर थोड़ी भी दया भाव रहेगी तो जाएगा उस जानवर को पानी पिला देगा, ठीक है। उस जानवर को पानी पिलाना है तुम्हें, क्या ये बात कहीं लिखी हुई है? नहीं। ये जो भाव तुम्हारे अंदर आया, इसे कहते हैं हम मोरालिटी। यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ड, इस इंसान के अंदर मोरालिटी है, इस इंसान के अंदर क्या है, मोरालिटी है। लेकिन हम इथिकल वर्ड कहाँ यूज करेंगे? इथिकल वर्ड ऐसी जगह पर यूज होता है जहां पर कोई नियम कानून हो। जैसे किसी इंसान का मोबाइल हैक करना है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितनी भी पब्लिक है उन सबका मोबाइल हैक कर लो और पता करो कि ये लोग किस गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, उनके एक्टिविटी पर नजर रखो। तो यहाँ यूज करेंगे। ये गवर्नमेंट इथिकल नहीं है, ये गवर्नमेंट अनइथिकल काम कर रही है, मतलब अनैतिक काम कर रही है। किसी की प्राइवेसी को छेड़ना, हमारे आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि नहीं है, हम किसी की प्राइवेसी को छेड़ नहीं सकते। एवरीवन हैज राइट टू प्राइवेटी, प्राइवेसी एंड लिबर्टी, है कि नहीं। तो जब कहीं भी नियम कानून की बात आती है तो वहां पर हम इथिकल वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन जब नियम कानून की बात ना आए वहां हम मोरल वर्ड का यूज करते हैं। तो कई बार हो जाता है कि लोग इथिकल और मोरल एक ही, दोनों वर्ड को एक ही जगह यूज कर देते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि भाई अच्छा हाँ, यहाँ पर इथिकल वर्ड आएगा या मोरल वर्ड आएगा, है। ऐसे ही होता है जैसे फेथ और बिलीफ, है ना। फेथ और बिलीफ अगर हम देखेंगे तो दोनों का हिंदी मीनिंग लगभग लगभग सेम ही होता है, लेकिन हम इन्हें एक ही जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे मुझे भगवान में फेथ है, आई हैव फेथ इन गॉड, ये भी यूज कर सकते हैं। मुझे भगवान में विश्वास है, आई बिलीव इन गॉड, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। भगवान के लिए हम बिलीव भी यूज कर सकते हैं, फेथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये विश्वास है कि कल बारिश होगी, तो अब बताओ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फेथ या बिलीव? आई हैव फेथ दैट रेन विल टुमारो, या आई हैव बिलीव दैट टुमारो विल बी रेन। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बिलीव, फेथ वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सुटेबल नहीं होगा, है ना। हाँ, तो ऐसी ही चीजों के बारे में हमें समझना है, छोटी छोटी चीजें कि हाँ कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा। जब ये सब चीजें समझ जाएंगे तो हमारा थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम देखेंगे थियोरेटिकल में हमें और क्या क्या चीजें समझनी रहेंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा में अगर हम कहें कि देखो इसमें क्या दिया है, रूल्स, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में समझना है। सिविल सर्वेंट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन को पालन करना, मतलब उन्हें फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना नहीं होता है, उन सब के बारे में समझना पड़ेगा। रूल्स और रेगुलेशन में क्या फर्क होता है वो समझना होगा। नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। उसे ही हम लोग एटीट्यूड के जरिए देखेंगे कि अच्छा एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है ना, वो सब देखेंगे। ये थियोरेटिकल पार्ट में समझ में आया क्या क्या चीजें रहती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कि हमें जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी क्या कहता है, ये है हमारा केस स्टडी, ठीक है।
केस स्टडी। अब देखो केस स्टडी में तुम्हें पूरा का पूरा एक कहानी दिया रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं पढ़ूं, नीचे आ जाता हूँ, इंग्लिश वाला पढ़ लेता हूँ, हिंदी भी कहता है कि इंग्लिश में दिया है, आ रहा है चलो ये वाला पढ़ लेते हैं। कहता है कि प्रभात एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टार्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अच्छा, जिसको हिंदी समझ में आता रहेगा तो हिंदी वाले वर्डिंग्स देखे कितने की खतरनाक खतरनाक तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ हमें जब अगर तुम्हें वर्डिंग्स के मतलब नहीं पता रहेंगे ना तो उसके कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा वो सब भी ध्यान रखना रहेगा। इंग्लिश वाला भी देख लेंगे। कहता है कि प्रभात एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारलिंक इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत था, लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी क्योंकि पिछले 2 तिमाहियों से बिक्री में लगातार गिरावट का रुख दिखाई पड़ रहा था। उसका डिवीजन जो अब तक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में एक प्रमुख राजस्व मतलब रेवेन्यू अंशदाता था, अब उनके लिए कुछ बड़े सरकारी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों को कोई सकारात्मक सफलता नहीं मिली। उसकी कंपनी पेशेवर थी और उसके स्थानीय मालिकों पर उनके लंदन स्थित मुख्यालय की ओर से कुछ सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करने का दबाव था। कार्यकारी निवेशक भारतीय प्रमुख द्वारा की गई पिछली कार्य समीक्षा बैठक में उसे उसके खराब प्रदर्शन के लिए फटकार लगाई गई थी, ठीक है। इसको ये प्रभात की बात कर रहे हैं। हाँ, उसने उन्हें आश्वासन दिया था कि उसका डिवीजन ग्वालियर के पास एक गुप्त संस्थापन के लिए रक्षा मंत्रालय से एक विशेष अनुबंध पर काम कर रहा है और जल्द ही निविदा जमा की जा रही है। वह अत्यधिक दबाव में था और बहुत परेशान था। अब देखो, अब इसके हालात के बारे में दिया जाएगा, पूरी सिचुएशन इसमें बताई जाएगी। वह बहुत परेशान था। जिस बात ने हालात को और बदतर बना दिया था वह थी ऊपर से एक चेतावनी कि यदि कंपनी के पक्ष में सौदा नहीं हुआ तो उसका डिवीजन बंद करना पड़ सकता है और उसे अपनी लाभप्रद नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। एक और आयाम था जो उसे गहरी मानसिक यातना और पीड़ा पहुंचा रहा था। यह उसके व्यक्तिगत अनिश्चित वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित था। वह तो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों और अपनी बीमार बूढ़ी माँ वाले परिवार में अकेला कमाने वाला था। शिक्षा व चिकित्सा पर भारी खर्च के कारण उसके मासिक वेतन वाले पैकेज पर भारी दबाव पड़ रहा था। बैंक से लिए गए गृह ऋण के लिए नियमित ईएमआई अपरिहार्य थी और चूक करने पर उसे गंभीर कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होना होगा। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में वह किसी चमत्कार के घटित होने की उम्मीद कर रहा था। अचानक घटनाक्रम में बदलाव आ गया। उसके सचिव ने बताया कि एक सज्जन सुभाष वर्मा उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी में प्रबंधक के पद में दिलचस्पी है जिससे कंपनी को भरना है। पुनः उसने उनके संज्ञान में लाया कि उसका आत्मवृत्त रक्षा मंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसने उम्मीदवार सुभाष वर्मा के साक्षात्कार के दौरान उसे तकनीकी रूप से मजबूत, साधन संपन्न और अनुभवी विक्रेता महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह निविदा प्रतिक्रिया से भली भांति परिचित है और इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही पेपर आया नहीं क्या? थोड़ा देखता हूँ पेपर कहाँ है। ओके, इसको हम इधर देखते हैं कहाँ गया जी। कह रहा है कि वह आज अंतर संबंध में निपुण है। प्रभात को लगा कि उसकी उम्मीदवारी अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर है, जिसका साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू की बात कर रहा है, हाल में पिछले कुछ दिनों में उसने लिया था। सुभाष वर्मा
ने यह भी संकेत दिया कि उसके पास बोली दस्तावेजों की प्रतियां मतलब कॉपीज, जिन्हें यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अगले दिन रक्षा मंत्रालय को उसकी निविदा के लिए प्रस्तुत करेगा। उसने उन दस्तावेजों को सौंपने की पेशकश की, बशर्त उसे कंपनी में उपयुक्त नियमों और शर्तों पर रोजगार दिया जाए। उसने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में स्टारलिंक इलेक्ट्रिक लिमिटेड अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी को पछाड़ सकती है और बोली प्राप्त कर सकती है तथा रक्षा मंत्रालय का भारी भरकम ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। उसने संकेत दिया कि यह उसकी तथा कंपनी दोनों के लिए जीत ही जीत होगी। प्रभात बिल्कुल स्तब्ध था, एस्टोनिश्ड। यह सदमा और रोमांच की मिली जुली अनुभूति थी। वह असहज होकर पसीना पसीना हो गया। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता तो उसकी सभी समस्याएं तुरंत गायब हो जाएंगी और उसे बहुत प्रतीक्षित निविदा हासिल करने और कंपनी की बिक्री और वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। यह भविष्य की कार्रवाई को लेकर असमंजस में था। वह अपनी खुद की कंपनी के कागजात को चोरी छिपे हटाने और नौकरी के लिए प्रतिद्वंदी कंपनी को पेशकश करने में सुभाष वर्मा की हिम्मत पर आश्चर्यचकित था। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह इस प्रस्ताव स्थिति के पक्ष विपक्ष की जांच कर रहा था और उसने अगले ही दिन आने के लिए कहा। अच्छा, मैं मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूँ कि मतलब ये क्या कहना चाह रहा था। जैसे कि जो 2 पर्सन है यहाँ पर, क्वेश्चन पहले, हाँ, जैसे 2 बंदे हैं, ये एक का नाम क्या है, प्रभात, और दूसरा आया सुभाष। ठीक है। अब देखो, प्रभात जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी में उसको प्रेशर था कि भाई वो कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट लाए ताकि कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो, काम धाम चले। ठीक है। और ये जो सुभाष था ये किसी और कंपनी में काम कर रहा था जो इस प्रभात की कंपनी की क्या था, कॉम्पिटिटर था। और ये आया इसके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए किसी मैनेजिंग पोस्ट के लिए, और उसने बताया कि मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप देख करके समझ सकते हो कि ये जो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, मतलब प्रभात की कॉम्पिटिटर कंपनी जो है वो क्या बोली लगाने वाली है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बोली लगाना, जिससे आपको जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहां से ऑर्डर मिल जाएगा। अब यहीं पर ये सवाल आता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। ये इथिकल है, अनइथिकल है, आपके लिए लाभदायक है, कंपनी के लिए लाभदायक है, क्या है, उन सारी चीजों को हमें विश्लेषण करना है, उसको समझना है और उसी का आंसर देना है। अब इसमें 3 चीजें दी गई है, जैसे इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। वही इथिकल चीजें क्या है, उस पे आपकी क्या विचारधारा है, उसके बारे में आपको समझाना होगा। उसके बाद उपर्युक्त मामले में प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब कि ये जो प्रभात है इसके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उस पर आपकी क्या राय है। क्या उसे वो जो दूसरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है उसे ले लेना चाहिए, ले करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको लगता है नहीं वो और कुछ भी कर सकता है, अपने सीनियर से बात कर सकता है, या वो दूसरी कंपनी को इन्फॉर्म कर सकता है। ये सारी चीजें जो भी आपको लगता है उन्हें आप बताइए और उस पर एक अपनी राय दीजिए। उसके बाद कहता है कि उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, और जो आप ऑप्शंस चूज करेंगे प्रभात के लिए उसमें से आप बताइए कि प्रभात के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन होगा। यानी ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि प्रभात की जगह पर आप खुद अपने आप को रखिए और जांचिए परखिए कि भाई आपके लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। क्या आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को ले लेंगे, अपने हित में काम करेंगे, या जो कि किसी से बात करके आप ये मैटर सलटाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो है ये केस स्टडी आ रही। तो केस स्टडी समझ में आया। केस स्टडी तो हमने इथिक्स पेपर में 2 सेक्शन देखे। एक कौन सा होता है, जो थियोरेटिकल पार्ट रहता है, थियोरेटिकल पार्ट, और दूसरा केस स्टडी। थियोरेटिकल पार्ट में क्या क्या है ये चीजें क्लियर हो गई। हमें टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। इसी में हमें पूरा का पूरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसी में
जैसे फिलोसफी आ जाएगा, अलग अलग जो फिलोसफर रहेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर, भारत के फिलोसफर, ठीक है, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उनके बारे में पूछता है, वो थियोरेटिकल में आ जाता है। कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा डायरेक्टली कि गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट हुआ है कि इसे एक आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, बस ऐसा स्टेटमेंट लिख देगा। अब उसी स्टेटमेंट को कहेगा एलोबरेट करो आप अपने शब्दों में, और उस पर एक 250 वर्ड का कुछ लेख लिखो। तो आपको समझाना रहेगा इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कोई एग्जांपल देना रहेगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारी चीजें हम थ्योरेटिकल पार्ट में देखेंगे। और जब थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तब हम समझ पाएंगे कि कोई भी केस स्टडी जो दिया रहता है उसमें हम अपना लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे। इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने इस पर पेपर पर और समझते हैं ये जो इथिक्स है, ठीक है, वही इंग्लिश वाला सेक्शन है, यहाँ पर पढ़ना रहेगा तो पढ़ लेना, बाकी हम थोड़ा आगे। अब समझते हैं कि अच्छा एथिक्स क्या है, किस तरीके से काम करता है और हमें इसमें और क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं एथिक्स को। अगर हम हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, शस्त्र नहीं, शास्त्र। शास्त्र मतलब कोई किताब ऐसी जो हमें कुछ सिखाती हो। जब भी अगर हम शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र हमें कुछ न कुछ चीजें सिखाते हैं, है ना, हमें सिखाते हैं। तो ये इथिक्स हमें क्या सिखाएगा? इथिक्स हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इट टेल्स अस व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। समझ में आया? इथिक्स हमें क्या बताता है? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमें अलग अलग जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उस डिसीजन लेते समय हमारे अंदर डिलेमा आ जाता है। डिलेमा यानी दुविधा आ जाती है, दुविधा। और वो दुविधा कई बार इथिकल होती है। इथिकल, हम एक टर्म यूज करते हैं, इथिकल डायलेमा। पहले मैं वो टर्म लिख देता हूँ। डायलेमा, डायलेमा को हिंदी में क्या कहते हैं? दुविधा, ठीक है। अच्छा, अब ये इथिकल डायलेमा कब आएगी? डायलेमा तभी आता है, दुविधा तभी आता है जब तुम्हारे पास दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शन अवेलेबल हो, ठीक है, दो सिमिलर टाइप के ऑप्शन अवेलेबल। ऑप्शन वन, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन। अच्छा, जैसे जैसे मान लो तुम कोई महिला या लड़की है, ठीक है, राधा। अब राधा को 14 फरवरी को प्रपोजल आता है 4 लड़कों, कितने लड़कों का? 4 लड़कों का उनके पास प्रपोजल आता है, ठीक है। चारों लड़के दिखने में ठीक ठाक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चारों में सेम क्वालिटी, ठीक है। बस चारों का नाम अलग अलग हो सकता है। नाम अब ऐसा नहीं कि चारों का नाम भी सेम ही है, तो फिर 4 कैसे हो गए, ठीक है। हाँ, नाम अलग अलग हो सकता है, रंग रूप अलग थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, कि कोई थोड़ा सांवला होगा, कोई जो है गोरा हो सकता है। स्मार्टनेस में हम देखेंगे तो ऊपर नीचे एक दो, जैसे कि 1 नंबर वाला जो है इसमें 3 चीजें अच्छी हैं, 2 चीजें खराब हो सकती हैं थोड़ी। इस 2 नंबर में 4 चीजें अच्छी हैं तो 1 चीजें खराब हो सकती हैं। 3 नंबर में 4 चीजें खराब है तो 2 चीजें अच्छी हैं, ठीक है। 4 नंबर में
तीन चीजें अच्छी हैं, तीन चीजें खराब हैं। ठीक है, मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अब कोई भी इंसान न पूरी तरीके से अच्छा होगा और न ही पूरी तरीके से खराब होगा, है ना। अब राधा के पास जब ये प्रपोजल आया तो राधा ये चूज करेगी कि भाई पहले के साथ जाऊं, दूसरे के साथ जाऊं, तीसरे के साथ जाऊं, चौथे के साथ जाऊं, है ना। अब ऐसी सिचुएशन में इसके पास एक डायलेमा क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा, है? कि अगर वो पहले के साथ जाती है तो उसका दूसरा ऑप्शन छूट जाएगा कि दूसरे में चार चीजें अच्छी हैं, एक चीज खराब है। लेकिन हो सकता है कि वो एक चीज जो खराब है वो ही क्वालिटी सबसे बेहतर हो। अगर उसके अंदर वो रहती, बाकी चार चीजें खराब रहता, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कोई पर्सन है उसके अंदर चार अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ठीक है, गाली गलौज नहीं करता है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, और चौथी जो चीज है वो उसमें एक चीज खराब क्या है, दारू बहुत पीता है ना। तो ऐसी क्वालिटी की तीन चीजें बहुत अच्छी है लेकिन एक चीज खराब है कि भाई दारू बहुत पीता है। वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसमें तीन चीजें सही है और तीन चीजें खराब है। अब तीन चीजें सही मतलब समझ लो कि यही, वो भी पढ़ने में अच्छा है, दिखने में बढ़िया है, ठीक है, और उसका जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह रहता है वो बढ़िया है, लेकिन बात करता है तो ऐसा लगता है गवारों की तरह है, ठीक है, या फिर लोगों से दूसरों से बात करने की उसके पास तमीज नहीं है, या हमेशा बात करते समय गाली गलौज से बात करता है, तो इसमें कुछ खराबी भी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में बताओ राधा क्या चूज करे, है? अब हाँ, राधा क्या चूज करेगी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही ना, इसे ही हम कहते हैं इथिकल डायलेमा। देखो अब यहाँ पर कोई नियम तो है नहीं कि अच्छा राधा को एक नंबर वाले को ही चूज करना है या दो नंबर वाले को ही चूज करना है। तो हम यहाँ पर इथिकल की जगह मोरल डायलेमा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। मोरल डायलेमा है, एक नैतिक दुविधा क्रिएट हो रही है, ठीक है, नैतिक दुविधा क्रिएट हो रही है। अच्छा, इस इथिकल डायलेमा को हम एक दूसरे नजरिए से समझते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी कोई बेटी थी, ठीक है, तुम्हारी कोई बेटी थी, वो कहीं पार्क में सुबह सुबह दौड़ रही थी और उसने देखा कि कोई चोर है, वो किसी बूढ़ी औरत को मार के उनका कुछ चीज चैन वगैरह छीन के भाग रहा था। और उसने देख लिया तुम्हारी बेटी ने कि भाई वो चोर कौन है, उस चोर के पास बंदूक थी और उस चोर ने बंदूक से तुम्हारी बेटी को मारा। अब तुम एक पुलिस वाली हो, ठीक है, तुम एक पुलिस वाली हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा रहेगा, किसने मारा मेरी बेटी को, मुंह मिल जाए तो उसे वहीं ठोक दूं, है ना। लेकिन तुम अपनी कार्यवाही शुरू करती हो, तुम्हारे सारे जो कलीग्स रहते हैं वो हर जगह फैल जाते हैं और किसी तरीके से फोन करके तुम्हें बताते हैं कि मैडम हमने उस चोर को पकड़ लिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? पहला तो तुम उस चोर का एनकाउंटर कर दो, ठीक है, ऑप्शन वन क्या है, एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर कर दो। और दूसरा ऑप्शन है उसे अरेस्ट कर लो और जज के पास ले जाओ और उसके अकॉर्डिंग उसे जो सजा मिलेगी सबूत पेश करो और उसे जो सजा मिलेगी उस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो अब बताओ ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे मन में जो डायलेमा आएगा उस डायलेमा को हम क्या कहेंगे? पहले डायलेमा आएगा या नहीं आएगा ये बताना मुझे। आएगा, है ना, क्योंकि एनकाउंटर कर दूं ये मेरी जो जो तुम्हारा मातृत्व भाव वाला विचार है वो कह रहा है कि मेरी बेटी को मार दिया हरामी ने, उसको तो मैं जान से मार दूंगी। लेकिन तुम्हारे ट्रेनिंग के दौरान एक चीज पढ़ाई गई है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो तुम उसे नहीं मार सकती, तुम्हारा काम सजा देना नहीं है, सजा देने का काम जुडिशरी का है। तुम सिर्फ इतना कर सकती हो कि उसे पकड़ करके तुम जज के पास ले जाओ, जो सजा देना रहेगा वो देंगे। तो तुम्हारा वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट जो रहता है, आईपीसी की धाराएं, वो सारे नियम कानून अप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो
तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं कि भाई तुम उसे चाहे अरेस्ट करो या एनकाउंटर करो। और ऐसी सिचुएशन में यही जो एक दुविधा उत्पन्न होती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, एनकाउंटर कर दूं या उसे अरेस्ट कर दूं, इसे हम कहेंगे इथिकल डायलेमा। यहाँ हम मोरालिटी की बात नहीं करेंगे, इथिकल डायलेमा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ हम नियम कानून से बंधे हुए हैं। अगर उसे मार देते हैं तो मार कर हम प्रूफ तो कर देंगे कि उसके पास बंदूक थी, भागने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए हमने जो अपने आप को बचाने के लिए गोली चलाया और वो मर गया। प्रूफ करना पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन क्या ये इथिकल होगा? नहीं, ये इथिकल नहीं है। ठीक है, तो इथिकल डायलेमा क्या होता है और इथिक्स का क्या मतलब है, ये चीज समझ में आया? एथिक्स का क्या मतलब है? अच्छा, एथिक्स हमें बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है और क्या, वो इथिकल की जब हम बात करेंगे तब। इथिक्स अगर पूछेंगे तो इथिक्स एक किताब की तरह है ना, ये नीति शास्त्र है इथिक्स। और इथिकल, इथिकल जब कर दिया जाए तब यहाँ आती है नैतिकता की बात आ जाए। और इथिकल वर्ड यूज होगा जब कहीं पर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आएगी। तो ये इथिकल और मोरल, ये दो वर्ड हमेशा याद रखना। कौन सा? इथिकल, मोरल। मोरल जब कहीं पर कोई नियम कानून नहीं रहेगा फिर भी तुम अपने आप से कुछ काम कर रही हो, वो हो जाएगी हमारी मोरालिटी। जैसे मैंने बताया कि सड़क पर जा रही थी, तुमने देखा कि कोई छोटा सा बच्चा है, वो जो है खो गया है और जोर जोर से रो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अगर तुम रुक करके उस सिचुएशन में ये देखती हो कि अच्छा ठीक है, उसे ले जा करके उसे चुप कराती हो, अगर आसपास देखती हो कि क्या कोई और लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, तो तुम नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाती हो, उसका सारा का सारा डिस्क्रिप्शन देती हो, पुलिस वाले के हवाले करते हो और फिर वहां से चले जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी मोरालिटी ने काम दिया, तुम्हारी नैतिकता ने काम दिया उसे, और वहां हम वर्ड यूज करेंगे मोरालिटी, है ना। क्या वहां पर ये कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई बच्चा गुम हो जाए तो उसे तुम पुलिस स्टेशन में लेकर आओ? कहीं लिखा हुआ है ये? नहीं। कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ, कहीं लिखा हुआ है? नहीं। लेकिन ये चीजें जब हम अपने आप से करते हैं तो वहां जो पर्टिकुलर यूज वर्ड यूज होगा वो मोरल होगा, न कि इथिकल। हालांकि ये भी इथिकल ही है, काम तो ऐसा है नहीं कि तुमने अनैतिक काम किया है, लेकिन वर्ड इथिकल नहीं यूज करेंगे, है ना। तो इथिकल और मोरल वर्ड, ये दोनों में फर्क होता है, इस चीज को ध्यान से समझना। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि अच्छा हाँ, अगर पूछ देंगे भाई अच्छा बताओ इथिकल और मोरल में क्या फर्क है, तो याद रखना इथिकल वाले को इथिकल हैकर या इथिकल हैकिंग, ये बात सुना होगा ना। इथिकल हैकिंग का कोर्स किया हो क्या तुम, है ना। वो लोग बोलते हैं कि हैकिंग दो टाइप की होती है, एक इथिकल हैकिंग, एक अनइथिकल हैकिंग। जैसे बिना किसी के इंफॉर्मेशन से तुम्हारी चीजों का डेटा कलेक्ट कर लिया जाए, वो अनइथिकल होता है। लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपनी देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश में कोई टेररिज्म चल रहा है, उसको इंटरसेप्ट करना, उसको हैक करना, ये क्या होता है? इथिकल होता है। तो इथिकल हैकर्स को गवर्नमेंट हायर करती है, और अनइथिकल हैकर जो होते हैं वो किसी के भी लैपटॉप में मैलवेयर के जरिए, स्पैमवेयर के जरिए उनका सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे फिर पैसा मांगते हैं। समझा? ये वर्ड हमेशा याद रखना माइंड में, इथिकल। इथिकल कहाँ पर यूज होगा? जहां पर कोई नियम कानून लग जाएगा। और मोरल कहाँ यूज होगा? जहां पर कोई नियम कानून नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल देना रहेगा तो कौन सा एग्जाम्पल दोगे? हाँ हाँ, तो ऐसे सारा बहुत सारे अपनी लाइफ में देखना आसपास, जब भी चलते रहना, बस देखना कि अच्छा क्या एक्ट मैं कर रही हूँ वो इथिकल है, मोरल है। इथिकल मोरालिटी दोनों एक ही मतलब है, लेकिन वर्डिंग अलग अलग यूज होगा। इतना क्लियर? अच्छा, आप समझते हैं कि भाई अच्छा ये जो इथिक्स था, इथिक्स
ये पेपर को क्यों इंक्लूड किया गया, नैतिकता क्या हम किसी को सिखा सकते हैं, क्या ये यूपीएससी में पहले से था, ये पेपर इंक्लूडेड, इसके बारे में समझते हैं ना। तो व्हाई दिस पेपर, व्हाई दिस, देखो 2013 से पहले यूपीएससी ने इथिक्स नाम की कोई चीज नहीं रखी थी, ठीक है, बिफोर 2013, बिफोर 2013 इथिक्स नाम की कोई भी पेपर को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये देखा जा रहा था कि जो लवासना में लोग ट्रेनिंग वगैरह देते थे, जो लोग आईएएस आईपीएस बन के आते थे, वो उनके अंदर एक भावना रहती नहीं थी कि दूसरे लोगों के प्रति थोड़ा कंपैशन वाला, या देश को लेकर के नेशनैलिटी वाली, हमें देश के लिए कुछ करना है। उनके अंदर एक अजीब सा भाव रहता था कि लाल बत्ती मिल जाएगी, एक गवर्नमेंट की अच्छी जॉब है, हमें पैसा मिलेगा, सुविधा मिलेगी, हम बस उसी में खुश। उन्हें ये चीज अंदर से फील ही नहीं होता था कि मुझे देश में एक ऐसे समुदाय, ऐसी कम्युनिटी है जहाँ जरूरत है हमारी, उनके जीवन को चेंज करना है, बेहतर बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है, करप्शन को नहीं करना है। ये सारी की सारी भावनाएं ना उनके अंदर जनरेट ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि करप्शन के रेट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। लोग आते बस अपने बारे में सोचते थे, ठीक है। इसीलिए इसीलिए यूपीएससी ने 2013 में डिसीजन लिया कि हम इथिक्स को एक अलग सेपरेट पेपर के रूप में इंक्लूड करेंगे। तो 2013 में यूपीएससी में क्या इंक्लूड किया गया, पेपर 4, पेपर 4 इथिक्स, ठीक है। पूरा नाम क्या है, इथिक्स एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, या एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा क्यों इसे ऐड किया गया। तो सिंपल एग्जांपल मैंने बता दिया कि भाई इसे ऐड इसलिए किया गया कि लोग जो आए वो थोड़ा ना कम से कम करप्शन करें। अब देखो हम किसी को ना पढ़ाकर ये नहीं सिखा सकते कि क्या इथिकल है और क्या अनइथिकल है। ये इथिकल मोरालिटी जो चीजें होती है ना, वो दरअसल इनेट होती है, यानी जन्मजात होती है इंसान के अंदर। किसी इंसान को हम देखते हैं कि वो बचपन से ही दयालु किस्म का रहता है, मतलब वो किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, दूसरों के प्रति एक सद्भावना रखता है कि हाँ ठीक है, मुझे कोई दर्द में है तो उसे देखकर उसे भी दर्द होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बचपन से ही धूर्त होते हैं किसी के, उनका मन ऐसा रहता है कि कब किसी को पाऊं काट डालूं, मुर्गा पाऊं मुर्गा काट के खा जाऊं ठीक है। मतलब कहने का सेंस है कि भाई वो दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं, और उन्हें हम कितना भी समझाने की कोशिश करें वो नहीं समझ सकते। अगर ऐसा होता कि किसी को समझाने या पढ़ाने से हम उन्हें इथिकल बना सकते तो जेलों में लोग इतने नहीं भरे होते हैं, क्रिमिनल्स होते ही नहीं, है कि नहीं। क्योंकि जब स्कूल्स में लोग जाते हैं तो पढ़ाई तो सबको करवाई जाती है ना, लेकिन क्या सबके सब अच्छे निकलते हैं, नहीं। तो एथिक्स पेपर इंक्लूड किया गया कि भाई कम से कम हम यहाँ पर ना एलिमिनेट कर सकते हैं इस पेपर के जरिए। अब देखो तुम्हारे अंदर जो चल रहा होगा, जो बचपन से ही तुमने चीजों को बांधा होगा, देखा होगा, वही चीज तुम वर्ड में अपने एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। अगर कोई बहुत गुस्से वाला इंसान है तो तुम उसको कुछ 2-4 वर्ड बोलो ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो गुस्से वाला है या शांत इंसान है। जैसे कि किसी इंसान को अगर पता करना है भाई बहुत गुस्से में है या नहीं है, तो उससे उसकी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसे वर्डिंग्स का इस्तेमाल करो और फिर देखो कि इसका इमोशन क्या कहता है, और उसके इमोशन से हम पता लगा लेंगे कि ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। क्या कोई इंसान इसे उकसा सकता है कि नहीं उकसा सकता है कि नहीं। तो हम जब यूपीएससी में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं, कहीं पर हमारी पोस्टिंग होती है, तो वहां पर हमें अलग अलग तरीके के अलते भलते लोग मिलते रहते हैं। वहां पर हमें अपने आप को काम रखना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन जनरेट हो रही है उसको कैसे टैकल करना है, इन सब चीजों की जानकारी हमें एथिक्स में मिलती है। एथिक्स में हमें पढ़ाया जाएगा कि फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होती हैं, कोर वैल्यूज क्या होते हैं, संस्कार क्या होते हैं, फिलोसफी क्या कहती है,
दूसरे फिलोसफर की क्या थिंकिंग थी, सोसाइटी क्या है, ठीक है, लोग कैसे सोचते हैं, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। और एक हद तक हम क्या कर सकते हैं इस पेपर के जरिए, 100% तो नहीं लेकिन कुछ हद तक हम लोगों के अंदर जो करप्शन करने वाली भावना है उसको कम कर सकते हैं, और और उन्हें दूसरों के प्रति थोड़ा कुछ काम करने के लिए एक मोटिवेट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये एथिक्स पेपर हमें यूपीएससी को एक्चुअली में क्या करता है, हेल्प करता है कि किस तरीके से वो जो एकदम ही इमोरल लोग हैं, जो देश के लिए सिर्फ अपने लिए आना चाहते हैं इस सर्विस में, उन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए रखा गया है पेपर 4। अब देखो, जैसे ये पेपर 4 ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पहली बार यहाँ यूपीएससी में पढ़ रहे हैं। जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में हमें एक ये बुक पढ़ाई जाती थी, बुक का नाम था नैतिक शिक्षा, याद है क्या? अब मैं हिंदी मीडियम से था तो हिंदी में ही था नैतिक शिक्षा। तो वैसा इंग्लिश में कुछ था ही नहीं वो। मैं इसमें कहानी बताता हूँ तो समझ जाएगी कि वो बहुत बार दिया रहता है। अब वो पास करने के लिए उसमें हमें सिचुएशन दे दिया रहता है और उसमें कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं। सिचुएशन क्या दिया है, जैसे तुम जा रही हो रास्ते पे, ठीक है, रास्ते पे तुम जा रही हो और तुमने देखा कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है जिससे तुम्हारा पैर टकराया, तुम गिरने वाली थी लेकिन संभल गई। अब तुमने देखा कि बीचों बीच पड़ा हुआ है, कोई और भी गिर सकता है। तो यहाँ पर अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे। ठीक है, स्टडी ही है, ठीक है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है कि तुम उस पत्थर को उठा करके किसी के सर पर मार दोगी, मतलब मान लो ईटा है, ठीक है, ब्रिक है, ठीक है, किसी के सर पे मार दोगी, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, सर पे मार देना, सर पर मारना। दूसरा ऑप्शन दिया है उठाकर घर ले जाऊंगी और उसका दीवार बनाऊंगी, दीवार बनाऊंगी। तीसरा ऑप्शन है एक और पत्थर, एक और ईटा लाके बीच में रख दूंगी, एक और ईट रख दूंगी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कि इस ईट को उठा करके रास्ते के किनारे कर दूंगी, किनारे कर दूंगी। अब बताओ, ऐसे ऑप्शन में या ऐसी सिचुएशन में लोग कौन सा आंसर टिक मारते हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सब लोग मारते थे टिक, सब पास हो जाते थे। लेकिन रियल लाइफ में क्या सब ऐसा करते हैं? अगर 10 लोग हैं तो 10 में से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे चीज को करते होंगे कि बीच में पत्थर पड़ा हुआ है, उठा करके वो उसे किनारे पर रख देते होंगे। नहीं तो 8 लोग इसमें से क्या करते हैं, साइड से होकर के निकल जाते हैं, या अगर पत्थर से टकरा गए कोई बात नहीं, जान दो उसको, ऐसे ही। समझ में आ रहा है क्या? ये नैतिक शिक्षा हमें पहले से ही पढ़ाई जाती है, मोरालिटी चीजों के बारे में सिखाई जाती है, समझाई जाती है। बस फर्क ये रहता है, जैसा मैंने बताया, एथिक्स या मोरालिटी, ये चीजें कभी भी हम इंसान को ऐसे पढ़ा करके उसको अंदर नहीं भर सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं। और रही बात मोटे तौर पर, खास तौर पर, ये चीजें जन्मजात होती है, इनेट होती है, बाय बर्थ होती है। कोई इंसान अच्छा है तो तुम उसे बुरा नहीं बना सकते हो, कोई बुरा है तो उसे बहुत हद तक तुम अच्छा बना सकते हो, लेकिन चाहो कि वो पूरी तरीके से अच्छा बन जाए तो ये नहीं। क्लियर है? अब हमें पहले तो यहाँ पेपर पढ़ाया जाता है, फिर उससे एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद लवासना में ले जाकर के हमारी ट्रेनिंग। तो जब हम ट्रेन होते हैं लवासना में, अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं। अब वहां पर ऐसा होता है कि अभी हम इसमें अंदर ही पढ़ेंगे कि हमें अगर दूसरे कम्युनिटी को लेकर के अपने अंदर कंपैशन, करुणा, दया, ये सब की भावना को डेवलप करना है तो हमें क्या करना है। तो इसमें बताया जाता है, एक काम करो, 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक ही कमरे में 1 महीने के लिए भर दो, या उन्हें फोर्स करो कि वो एक ही साथ रहे। तो लवासना में यही होगा, तुम हो नॉर्थ इंडिया की और तुम्हें कोई
केरला का इंसान मिल जाएगा या कोई नॉर्थ ईस्ट का इंसान मिल जाएगा और तुम्हें उसी के साथ रहना है। केरला वाला तमिल में बोल रहा है, तमिल बैकग्राउंड से आया है, तुम हिंदी में बोल रहे हो, दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे हो, खाली मुंडी हिला रहे हो, हाँ हाँ हाँ, रोटी खाएगा, हाँ हाँ, देख कर बता रहे हो, हाँ। लेकिन धीरे 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 जब तुम साथ में रहने लगोगे तो एक दूसरे की इमोशंस, भावनाओं को समझने लगते हैं। और ऐसे हमें अपने देश को लेकर के चाहे किसी भी कोने में कोई भी बात रहे, हम कहीं पर भी हमारी पोस्टिंग हो जाए, हम वहां के लोगों के लिए अपने अंदर एक कंपैशन की भावना लेकर के जाएंगे। समझा? तो ये मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ कि एथिक्स क्या है, एथिक्स का पेपर क्यों इंक्लूड किया गया, हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सब अगर समझ में आ गया हो तो आज इसको यहीं पर रखते हैं और बाकी की स्टोरी फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है? वैसे लबासना का पूरा व्यू देख लो, अगर देखना है जैसे कि इसका, तो उसके साइट पर चले जाओ, ये लबासना अगर इंटर करेंगे तो उस पर आराम से जाकर के देख सकते हैं सर क्या बढ़िया तरीके से रहता है। ठीक है? तो लबासना का दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं। तो भाई यहाँ पहुंचो एक बार, और बाकी घूमने फिरने का जो माहौल है वो यहाँ मजा आता है। यहाँ अभी हम लोग जो घूमने फिरने के बारे में सोचते हैं वो कुछ नहीं है इसके आगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना, अलग अलग चीजें सीखना, मतलब सो मच फन। हाँ, लबासना के घर तक बादल आ जाएगी। बरोबर, क्योंकि इतनी मसूरी में इतनी हाइट पर है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी वो फ्रेशनेस दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और उसी पहाड़ी पर बसा हुआ है ये पूरा अकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ का नजरिया ये अलग है। ठीक है, तो इतना सब क्लियर हुआ।